धन्यवाद अनुराग जी। हम अपने संवाद 2023 के अब देवास के कार्यक्रम के द्वितीय चरण में हैं और ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा शख्स इस समय मंच पर है जिसकी तकरीबन 6 दशक की पहचान जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पर्याय के तौर पर रही। वह वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमें उनसे रूबरू करा रहा है। दीपक जोशी उनका नाम है। मध्य प्रदेश की सियासत में जिन्हें संत की उपाधि से नवाजा गया वो इन्हें कैलाश जोशी के वह सुपुत्र हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दीपक जोशी जी का, जो हमारे बीच में है। और दीपक जोशी जी, इस संवाद की शुरुआत इसी बात से कहते हैं, उम्र के इस मुकाम पर दिल परिवर्तन, दल परिवर्तन कितना रास आ रहा है? मैं छात्र राजनीति से राजनीति में आया हूं और बहुत छोटी उम्र 17-18 साल की उम्र से ही कहीं ना कहीं राजनीति में प्रवेश कर गया था। सीधी सीधी राजनीति करता था। इस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि वर्तमान भारतीय परिदृश्य और भारतीय परिदृश्य में मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा, भारतीय परिदृश्य के बारे में नहीं कहूंगा कि जो मैं पुराना था उस पुरानों के साथ काम करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि कार्यकर्ता के लिए काम मेरे पास नहीं था। लेकिन पार्टी जिन सिद्धांतों नीतियों को लेकर बनाई गई थी, वो नीति सिद्धांत भी पार्टी के अंदर निहित नहीं थे। तो ऐसे दृष्टिकोण में लगा कि मुझे इस पार्टी से बाहर निकलना चाहिए। मैं पार्टी से बाहर निकला और जब मैं दूसरी पार्टी में गया तो मुझे सीधे सीधे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ साथ राहुल भैया, अरुण यादव जी जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। क्योंकि छात्र राजनीति में हमेशा फैसला स्पॉट पे करना पड़ता है और कांग्रेस की साइड ये परिपाटी रही है कि फैसला स्पॉट पे होता है। बीजेपी का जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें बीजेपी अंदर से जो जैसे कहते हैं ना कि संतरे जैसे कहते हैं कि बाहर से बहुत आवरण मजबूत होता है, अंदर उसकी फाके होती है जी। वो फाके वाली स्थिति बीजेपी की है और कांग्रेस आज कहीं ना कहीं अपने नेताओं के अनुसरण के माध्यम से, कार्यकर्ताओं को कार्य के माध्यम से जो कार्य दे रही है, उस कार्य में मुझे लगता है कि मैं मजे से काम कर रहा हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे आज। दीपक जी, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। एक होता है विचार और दूसरा होता है व्यवहार और तीसरा होता है व्यापार। जिस पार्टी को आपके पिता ने और आपने विचार और व्यवहार से सींचा और आपके पिता 7 दशक तक और आप तकरीबन 5 दशक तक जिस पार्टी को व्यापार के आधार पर कोसते रहे, अब उसी पार्टी का आप हिस्सा हो गए। ये व्यवहार और विचार की जो तिलांजलि आपने दी, इसके संदर्भ में थोड़ी तो रोशनी दीजिए। थोड़ा समझना लोगों के लिए आज भी अचंभे का विषय है कि ऐसा क्या दीपक जोशी को दिखा जिसके चलते उन्होंने इस उम्र में अपना चोला बदल लिया। हिमांशु जी, दो बड़ी बातें। आदमी जब अपने घर में रहता है और जब घर के लोगों का व्यवहार आचरण देखता है तो कितनी बार घर को छोड़ता है। हमने परिवार में देखा है ऐसा बहुत सी बार, और बहुत बहुत बड़े 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 परिवार लोग छोड़ के गए। मैंने दो बातें जिनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, वी.डी. शर्मा जी, ये जिले के जितने बड़े नेता, इन सबको बार बार आगाह किया। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। मैंने कभी इनसे पद की चाह नहीं की, मैंने कभी प्रतिष्ठा नहीं चाही। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिताजी का जो स्मारक था, वो स्मारक जिसको कमलनाथ जी ने 3 मिनट के अंदर अलॉट किया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। कमलनाथ जी को पसंद भी इसलिए किया मैंने क्योंकि जब पिताजी का देहांत हुआ तब कमलनाथ जी पार्थिव शरीर पे पुष्पांजलि के लिए आए थे। मुझसे पूछा कि दीपक जोशी जी का अंतिम संस्कार कहाँ होगा? तो मैंने कहा हाटपिपलिया में। हाटपिपलिया में कहाँ होगा? तो मैंने कहा शमशान में। बोले शमशान में जहाँ सबका होता है। मैंने कहा हमारे पास कोई जगह ऐसी है नहीं, ना हमारे पिताजी ने बनाई ना हम लोग बना पाए।
तो बोले ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जोशी जी एक हमारे मध्य प्रदेश और देश के एक आइकॉन है, उनका कोई ना कोई स्मारक बनना चाहिए, कुछ ना कुछ यादें रहना चाहिए, क्या आप थोड़ा लेट कर सकते हो? तो मैंने कहा सर थोड़ा लेट कर सकते हैं हम। बोले ठीक है, कुछ समय दे दो तो मुझे करता हूँ। मेरे पास खबर आई कि पटवारी ने एक जगह का नक्शा ट्रेस किया है, वो कमलनाथ जी तक पहुंच गया है। कमलनाथ जी के ऑफिस से फोन आ गया कि वो नक्शा माननीय कमलनाथ जी को दे रहे हैं। 3 मिनट बाद कमलनाथ जी का कॉल बैक आ जाता है कि जमीन हमने अलॉट कर दी है और सारी व्यवस्था शासन, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री इस नाते से हम करेंगे जी। लेकिन शिवराज जी को 2.5 साल तक ये पार्टी के जो सारे नेता, इनको बार बार मैं बोलता रहा कि पिताजी का स्मारक नहीं बन रहा, पिताजी का स्मारक नहीं बन रहा। और तो नगर पंचायत बीजेपी के बनने के बाद बीजेपी का अध्यक्ष 90,000 रुपए के कमीशन के चक्कर में उस चीज को 6 महीने तक रोके रखता है। और मैं बार बार मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ, संगठन के लोगों के पास जाता हूँ, वो उस बात को सुनते नहीं, सिरे से नकार देते, कुछ आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। एक मामला तो ये जिसे मुझे काफी कुरेदा, और दूसरा मामला बागली विधानसभा की काटाफोल लोहारदास सतरास नगर पंचायत, जहां 17.5 करोड़ का घोटाला हुआ जी। और 17.5 करोड़ के घोटाले को सिद्ध दिख रहा है, पेपर पे दिख रहा, ऑन पेपर दिख रहा, उसको लेके मैं लगातार गया और उस 17.5 करोड़ से फॉर्च्यूनर इंडिवर जैसी गाड़ी खरीद ली गई जो हमारे नेताओं के काम में आती रही, जिनके कपड़े ठीक से नहीं थे वो सफारी में दिखने लगे। जब मैंने इस चीज को लेकर पार्टी को अवगत कराया तो पार्टी कहती हम कर रहे हम कर रहे हम कर रहे। तो ये 2 बातें लगातार मुझे कुरेदती रही। शिवराज जी के खिलाफ मुझे इसलिए लगता है कि शिवराज जी ने पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जिस बंगले में 15 महीने रहे जी, वो उनको छोटा लगा, इसलिए उन्होंने नंद कुमार सिंह चौहान का बंगला जो उनके बगल में है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो मिलने वाला है, वहां एक आलीशान बंगला, उस बंगले को तोड़ के बना लिया। मैंने शिवराज जी से कहा भी कि शिवराज जी मेरे पिता का स्मारक नहीं बन रहा लेकिन आप अपने लिए ये चीज बना रहे जी। तो मुझे वाकई में ये चीज बहुत बुरी लगी हिमांशु जी, और इस कारण से मैं कमलनाथ जी का जो एक मेरे ऊपर वो था, उस कारण से मैं कांग्रेस में कमलनाथ जी का आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए इस संदर्भ में 2 सवाल करना चाहता हूं दीपक जी, ये इस उम्मीद के साथ कि आप अन्यथा नहीं लेंगे। ये बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, जिसका कभी आप भी हिस्सा रहे हैं, कि देश नवनिर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो देश के नवनिर्माण की प्रक्रिया का हिस्सेदार होने से ज्यादा आपको महत्वपूर्ण ये लगा कि आपके पिता का स्मारक नहीं बन रहा है, इसलिए आपने उस महत्वपूर्ण कार्य से अपने आप को अलग कर लिया। एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि आपको एक क्षेत्र विशेष में 17 करोड़ के घोटाले को लेकर दिल रो दिया, और यहां भाजपा ये बता रही है कि कांग्रेस ने 2018 में वादा किया था उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के माध्यम से कि हमारी सरकार अगर बनी तो 10 दिन में 55 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ हो जाएगा। वो कर्ज 15 महीने की सरकार के बावजूद भी 55 लाख लोगों का हुआ नहीं। आपको इसको लेके पीड़ा नहीं। इन दोनों पर अगर दीपक जी आपके माध्यम से रोशनी पड़े तो लोग आपके विचार को समझ पाएंगे। हिमांशु जी, मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी में डिफरेंस कहने वाली जी, इस जनसंख्या तो दीपक हूं जी, मैं जानता हूं कि कैसे कैसे लोगों ने काम किया। आज अगर एक भी उदाहरण उस काम का मिल जाए, ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, पटवा जी, जोशी जी जैसा, मैंने अपने पिताजी को बहुत नजदीक से देखा है, उनके काम करते देखा है। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की पदलिप्सा कितनी भयानक रूप से बढ़ी, आपने देखा है। कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, सत्ता का ऐसा खेल खेला गया। और मैं खुद कह रहा हूं, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दीपक जोशी अगर आगे बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा। ये मध्य प्रदेश के सिरे से मेरे खिलाफ 3 टीआई लगाए गए। आप बड़ौदा थाने का पता कर ले, हाटपिपा थाने का पता कर ले, बीएनपी थाने का पता कर ले। 2 तो भाई और एक उनके समाज का आदमी, सिर्फ इसलिए कि दीपक जोशी को पकड़ो, घेरो और अंदर कर दो। दीपक जोशी को पकड़ो और घेरो अंदर। अब अकेला मैं और दूसरी तरफ इतने बड़े गिरोह, मैं तो गिरोह ही कहूंगा, ये गिरोहवाज लोग हैं जिनके पास ना कोई अस्मिता है। अभी जो सांसद जी बखान कर रहे थे, इनका क्या योगदान है राजनीति में? उस कार्यकर्ता का हक छीना जिसने मेहनत करके किया। ये तो जज पद से आए, इनको तो जज पद से मिल गया, लेकिन वो कार्यकर्ता कहा जाएगा जिसने काम किया? आज ये बात जरूर कर रहे हैं, आज ये सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, आज उन लोगों की बात कर रहे हैं। अभी उस रघुवंशी को क्या कहेंगे जिसने विधायक पद से कांग्रेस में आया?
उसको क्या कहेंगे? तो मेरा यह कहना है कि मैं किसी पदलिप्सा से नहीं आया था। मैं जिन बातों को लेकर कांग्रेस में गया हूं वो बातें मैंने स्पष्ट की है। और मैं तो शुरू से, जब मैं आज से पहले भी राजनीति में था, तब मैं ये कहता था राजनीति को मैं एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेता हूं। मैंने पार्टी से निवेदन किया था, जब मुझे कोई काम नहीं था तो मैंने कहा कि मुझे राष्ट्रीय टीम में मत खिलाओ तो स्टेट में खिला लो, स्टेट में नहीं खिलाओ तो डिस्ट्रिक्ट में खिला लो, डिस्ट्रिक्ट में नहीं खिलाओ तो होम ग्राउंड पे खिला दो। लेकिन पार्टी ने मुझे कहा कि तेरे लिए होम ग्राउंड भी नहीं है, तो मैं राजनीति में काम करने वाला आदमी अपने आदमियों को संरक्षण क्यों नहीं दूंगा? मेरे 3 परिवार, जहां जोशी जी की गादी थी काटाफोड़ में, वो पसारी परिवार, जहां जोशी जी गद्दी पे बैठते थे, उस गद्दी का आनंद जैन की दुकान, और जो जनसंघ जमाने का परिवार था प्रभुदा मंडलोई का, केलोद में जहां का विधायक है कांग्रेस बीजेपी का, वो तीनों कितने तो ध्वस्त कर दिए गए। और मैं पार्टी के सामने चिल्लाता रहा, भीख मांगता रहा। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं क्या करता? मुझे तो मैदान चाहिए था ना, और मैदान मुझे कांग्रेस का मिला। और उसके आप कारण ये बता रहे हैं दीपक जी कि आपको घेर लिया गया। ऐसा करते क्या थे आप जिसके कारण से आपको घेर लिया गया? मैंने बताया ना कि मुझे घेर के पता नहीं क्या, मुझे तो लगता है शिवराज सिंह चौहान और मेरा तो कॉलेज जमाने से थोड़ा सा विवाद रहा, सही बात नहीं है जी। जिले में भी ये जो पट्टीबाज नेता थे जी, कमाओ खाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इनका कहता खाएंगे भी और खिलाएंगे भी जी। उस चीज से शायद मैं अलग था। मैं आपको बताऊं, मैंने बागली विधायक को सबसे पहले रोका था कि बागली में ये सब नहीं चलता। ये जोशी जी का विधानसभा क्षेत्र है जहां लोगों ने काम को वोट नहीं दिया, ईमानदारी को वोट दिया। मैं आज भी दावे से कह सकता हूं कि विश्व में बागली अकेला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसकी जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को ईमानदारी के आधार पर वोट किया। उस बागली में जब ऐसी बातें होती तो मैं पार्टी से बुरा बन जाता। अच्छा ये बताइए दीपक जी, जब आप सब कुछ इतना बढ़िया कर रहे थे तो फिर हाटपिपलिया के लोगों ने 2018 में आपको क्यों नकार दिया? हिमांशु जी, राजनीति अपने अपने स्तर पर होती है। हाटपिपलिया में एक किसान आंदोलन जो हुआ था उसका सूत्रधार भी पार्टी के ही लोगों ने मुझे बना दिया। आप पता कर लें, जहां किसान आंदोलन हुआ था वहां मैं ज्यादा वोटों से हारा। दूसरा, वर्तमान समय में बीजेपी का आज ही आपने पढ़ा कि हम जाति को देखकर टिकट देंगे। जाति का बाहुल्यता और माइनॉरिटी की वोटों की बाहुल्यता, इन कारणों से मुझे कहीं ना कहीं पीछे रहना पड़ा। लेकिन मैं इसको आधार नहीं मानता, चुनाव में हारा हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो अब आगे चुनावी राजनीति के संदर्भ में क्या मन है? जिस शख्स का परिवार पूरे जीवन काल में कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगता रहा, क्या 2023 में दीपक जोशी जी कांग्रेस के चिन्ह पर वोट की अपील करने के लिए जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, मुझे जिस पार्टी ने अपना मुझे स्थान दिया है उस पार्टी के लिए मैं बिल्कुल काम करूंगा, और मैं काम की शुरुआत वहां से करूंगा। आज ये लोग कोसते हैं गांधी नेहरू परिवार को जी। मुझे ये बताइए कि मोतीलाल नेहरू धनाढ्य थे जी। धनाढ्य होने के बाद कितनी बार जेल में गए वो जी। कितने आंदोलन किए उन्होंने। आज ये बात कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया। इनने तो कोई ना आंदोलन नहीं किया जी। ये कितनी बार जेल गए इनसे पूछ लो आप जी। जेल और डंडे तो हमने खाए उस जमाने में, लेकिन उस डंडे के बदले आज की जो बीजेपी है 15 साल 20 साल वाली, इस बीजेपी में वो आधार नहीं है। जब मोतीलाल नेहरू जैसा व्यक्ति कांग्रेस में रहकर काम करता है, जवाहरलाल नेहरू जी को महात्मा गांधी प्रधानमंत्री बनवाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोच कांग्रेस की वहां से थी जी। आज कांग्रेस देश को एक करने में कहीं ना कहीं जो देश हम देख रहे हैं, परिदृश्य देख रहे हैं, ये कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गृह मंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन था जी। आज ये कहेंगे कि अमित शाह कर रहा काम, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। क्या ये बहस का विषय नहीं होगा? ये भी बहस का विषय होगा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, अमित शाह ने किया गृह मंत्री के नाते। तो सरदार पटेल ने जो काम किया वो नेहरू जी के मताज किया। नेहरू जी ने देश को एक किया। उस समय की आवश्यकताओं को देखते हो सकता कुछ उन्होंने विशेष राज्यों को दर्जा दिया, कुछ विशेष बातें की, लेकिन गांधी नेहरू परिवार को भुला दे। आज हम देवास में बैठे, यहाँ बैंक नोट पे जैसा कारखाना सरकारी खुला, BHEL, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे बड़े बड़े कारखाने कांग्रेस के जमाने खुले। बीजेपी एक बता दे कि हमने लोगों को रोजगार देने की बात की। एक बात बताओ दीपक भाई, जो आज आप हम लोगों को समझा रहे हो, ये कभी आपने जब आपके पूज्य पिताजी थे उनको भी समझाया था कि नहीं? क्योंकि वो तो इसी कांग्रेस के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ा करते थे। नहीं, पिताजी जब थे वो वाकई में विचारों की लड़ाई थी जी।
वो विचारों की लड़ाई थी। जी पिताजी की राजनीति आते आते जनसंघ 80 में विलुप्त हो गया था। मैं दीपक था, दीपक को बुझा दिया गया। जी फिर हम कमल निशान पे आए। जी अटल जी जैसा व्यक्ति, जिनके बारे में मुझे एक प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के नेता ने बताया था, हमने पूछा था क्या एक वोट आपसे मैनेज नहीं हुआ? जी बोले एक नहीं 2 वोट मैनेज हो गए थे। और माननीय अडवाणी जी से बात भी हो गई, उन्होंने भी हाँ कर दिया, लेकिन जाते हैं तो उन्होंने कहा कि अटल जी से एक बार मिल लो। जी हम अटल जी के पास गए और अटल जी ने हमको डांट के भगा दिया जी कि एक वोट के लिए मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, एक सरकार खोना चलूंगा, सरकार को रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ 23 और पार्टी को लाना, जी ये अंतर कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि मैं उस परिवार से हूं, मैं जानता हूं जी कि इस फैसले को मैंने कितने उससे लिया। जी लेकिन एक तरफ ये जमात जो बैठी है, जो सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम कर रही है, जी योजनाओं के नाम पर इनकी जो अभी कितनी योजनाएं बता रहे थे, उन योजनाओं का नाम ये प्रधानमंत्री आवास का ही घोटाला है, जी जिसका इंडिवर और फॉर्च्यूनर इनके पास है। अभी भी आज भी इनकी इंडिवर और फॉर्च्यूनर चल रही है। तो ये पैसा खाने का जो तंत्र इन लोगों ने बनाया, उसके खिलाफ मैंने कहीं ना कहीं ये बात की थी। और मेरे पिताजी भी आज होते तो शायद मुझे अनुमति देते। तो दीपक जी अब क्या योजना है आपकी? हमने पूछा था चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? अब हाट पे बलिया में तो आप बता रहे हैं जातिगत समीकरण ठीक नहीं है, तो कहां देख रहे हैं अपने आप को जहां जातिगत समीकरण ठीक मैं हो? कांग्रेस में जब गया था, कांग्रेस में मैंने स्पष्ट किया था कि मैं किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया। मैं उस कार्यकर्ता का हक लेना नहीं चाहता जो कांग्रेस में 4.5 साल से काम कर रहा है। मानिए दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को मैंने कहा कि अगर लड़ाना है तो बदनी से मुझे चुनाव लड़ा दो, जी लेकिन मुझे बोल दो तो मैं चला जाऊंगा। जी और एक बार उन्होंने मुझे भेजा भी था, मैं गया भी था, नसरुल्लागंज में एक सभा करके आया था। जी तो उसके बाद पार्टी ने क्या निर्णय लेना मेरे प्रति में, आज तक पार्टी ने मुझे ना बताया ना काम दिया। काम जो मुझे मिलता है, जैसे अरुण यादव जी ने बुलाया तो मैं कार्यक्रम में गया, अपने काकू भाई ने बुलाया तो होशंगाबाद गया। अभी पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सम्मिलित होता हूँ। पार्टी अगर कुछ कहती है तो पार्टी को मैं अपनी बातों से अवगत करा चुका हूँ। पार्टी को अगर लगता है कि मुझे चुनाव मैदान में उतारना है तो उतारेगी। पर ये तो कितना बड़ा अंतर है दीपक जी। जब आप भाजपा में थे तो आप तय करते थे कि कहां से कौन लड़ेगा, वो कांग्रेस में आकर आपको नहीं पता है कि आपका क्या होगा। इतने बड़े अंतर को आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस का कहना है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे अगर चुनाव लड़ना है, आपकी जरूरत है जी तो मैं लड़ूंगा। मेरी जरूरत चुनाव लड़ने के लिए, मैं आज चुनाव की राजनीति से अपने आप को अलग रखना चाहता हूं, ये मैंने उनको बोला था। क्यों दूर रखना चाहते हैं आप? प्रदेश इतने संकट में आपके अनुसार, भाजपा इतना प्रदेश को परेशान कर रही है और ऐसे में आप रणछोड़ हो रहे हैं। दीपक जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये रणछोड़ नहीं है, क्योंकि रणछोड़ उसे कहते हैं जो मैदान से भागता है। आप ही तो कह रहे हैं लड़ना नहीं मैं चाहता। चुनाव की राजनीति से अलग हो रहा हूं, मैदान से नहीं भाग रहा। मैदान से भागना तो ये होता है कि मैं सरेंडर कर देता इन लोगों के सामने, जी और इनकी फॉर्च्यूनर का एक टायर मेरे घर भी आ जाता, जी उसे सरेंडर कहते हैं। मैं तो इनके खिलाफ लड़ूंगा। मैंने ये मान लिया है कि जैसे मेरे पिताजी ने कुछ उसूल बनाए थे, उन उसूलों के आधार पर इस लड़ाई को मैं यहां नहीं रोकूंगा। इन सब लोगों को जब तक जेल के शिकंजे में नहीं भेजू, बागली के दोषियों को, तब तक मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं राजनीति करता रहूंगा। तो कैसी राजनीति करेंगे जिसमें आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता के साथ अपना समर्थन नहीं दिखाएंगे, अपना वजूद नहीं दिखाएंगे? नहीं, वजूद जरूरी नहीं कि पद से होता है। महात्मा गांधी के पास कोई पद नहीं था, जयप्रकाश नारायण जी के पास कोई पद नहीं था। हम तो यहां भी बात करें कि मामा बालेश्वर दयाल के पास कोई पद नहीं था। आदमी अगर जन जागृति के लिए तैयार होता है तो भले ही थोड़े से इलाके में, मैं मानता हूं, लेकिन अपनी जन जागृति के माध्यम से वहां कुछ न कुछ। पर दीपक जी आप जो ये उदाहरण दे रहे हैं ना कि महात्मा गांधी के पास कोई पद नहीं था, जयप्रकाश नारायण जी के पास कोई पद नहीं था, तो इतिहास में भी इनके पास कोई पद नहीं था। इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, ना जयप्रकाश जी ने ना महात्मा गांधी ने। पर दीपक जोशी जी का तो ऐसा इतिहास नहीं है ना। दीपक जोशी जी चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, और अब जब उन्होंने दल परिवर्तन किया तो डर क्यों रहे हैं? साबित क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? हिमांशु जी, मैंने बताया कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है, मैं अपनी बागली की जनता से पारिवारिक रूप से जुड़ा हूं। जी वो मेरा पूरा बागली मेरा परिवार है। जी बागली के साथ जो घटना घटी है उसे पूरे प्रदेश में, देश में मुझे बताना था। जी मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस का मंच मिला, उसके माध्यम से मैं बता भी रहा हूं। लेकिन आने वाले कल में मेरा उद्देश्य सिर्फ उस जनता के प्रति है। मैं इतना जानता हूं कि मुझे
उस जनता को वो हक वापस लौटाना था। कहीं न कहीं उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आने वाले कल में भी उस लड़ाई को कोर्ट तक मुझे ले जाना है। मैं जानता हूं कि कोर्ट तक की लड़ाई कैसी होती है आज की तारीख में, और खास करके ऐसी सरकार जो ईडी और सीबीआई और पता नहीं किन किन पे भरोसा रखती है। हो सकता है कि कुछ न कुछ मेरे खिलाफ भी ढूंढे और ढूंढ के लाएगी, हालांकि लाने की कोशिश करें। मेरे पास तो अपने पिताजी ने 3 कमरे का एक मकान दिया है जी। वो 3 कमरे का मकान ही है। इसके अलावा ना मेरे पिताजी ने 20 बीघा की जमीन में 20 इंच बढ़ाया, जब हम 2 भाइयों में 10-10 बीघा करती तो उसमें 10 इंच हमने बढ़ाई हो। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था जिसमें इन्होंने कहा कि हम कमल वाले हैं, कमल गंदगी में खिलता है, ये बात 80 में कही गई थी। उस 80 का कमल आज की तारीख में मध्य प्रदेश में इतने कीचड़ में सना हुआ है, इतने कीचड़ में सना हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हम बोल दें, चाहे अत्याचार का बोल दें। कैसे कैसे अत्याचार हुए। नेमावर में 5-5 लाशें निकली, 5-5 लाशें। अभी 4 दिन पहले सतवास में एक घटना घटी जिसमें इसके बावजूद भी प्रदेश की जनता इन्हीं को वोट दे देती है। नहीं। 29 में से 28 सीटें लोकसभा की भाजपा जीत लेती है। 2018 का विधानसभा चुनाव होता है तो 1 लाख वोट कांग्रेस से ज्यादा जनता इधर ही देती है। इतना कीचड़ में सना हुआ कमल जनता को क्यों इतना पसंद आता है दीपक जी? आखिरी सवाल मेरा। नहीं, आज की तारीख में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदली हुई है। हम देख रहे हैं कि हिमाचल का रिजल्ट, हम देखें कर्नाटक का रिजल्ट, और आने वाले कल में 4-5 राज्यों में चुनाव है, वो भी कहीं ना कहीं जैसे दक्षिण से बीजेपी मुक्त हो गई, आने वाले समय में इन क्षेत्रों से भी बीजेपी मुक्त होगी। तो ये है दीपक जोशी जी, जिनका स्वयं का चुनावी राजनीति को लेकर कोई बहुत आग्रह नहीं है, पर उनका कहना है अगर कांग्रेस पार्टी आदेश करेगी तो वो उस आदेश का पालन करेंगे। दूसरा उनका मानना है कि कमल मुक्त दक्षिण भारत हो गया है, अब उत्तर भारत की बारी है। देखें दीपक जोशी जी उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर जो दल परिवर्तन किए हैं, क्या जनता का मन परिवर्तन कराने में उनका दल परिवर्तन कोई भूमिका निभा पाएगा? हमें उसके उत्तर का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं आग्रह करूंगा अनुराग जी से। थैंक यू सर। और फिर चूंकि एक और सेशन के बाद हम अपने अतिथियों का शाल और मोमेंटो देकर सम्मान करते हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुद INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी सम्मान कर रहे हैं दीपक जोशी जी का। बीच बीच में तालियां बजती रहनी चाहिए, ये एक परंपरा है और एक सम्मान भी है अपने अतिथियों के प्रति, और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और